हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ आप देख रहे हैं और इसमें सोशल साइंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपके दिसंबर 2021 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है 22 दिसंबर 2021 का, और इसमें हम 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है और उसका कारण दिया है। इसमें पहचानना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भारत में अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं द्वारा लाई जाती है। तो जो भारत में जो बारिश होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं मानसूनी वर्षा होती है। तो भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये इसका कारण दिया है। तो कारण इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक बार इसके डिटेल में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो हवाएं चलती हैं इधर से समुद्र की तरफ से, अरब सागर की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, इनकी वजह से भारत में मानसून आता है। और ये मानसून 1 जून को स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बारिश होती है भारत में अधिकतर इन्हीं हवाओं की वजह से होती है और इसी वजह से इनको कहा जाता है कि जो बारिश होती है वो मानसूनी होती है अक्सर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्कापिंडों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीटियोरॉइड्स इज करेक्ट? तो इसमें सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग अराउंड द सन। तो बेसिकली अगर हम बात करें मीटियोरॉइड्स की, जो आपने देखे होंगे प्लैनेट्स जो होते हैं, तो उनकी तरह ही ये मूवमेंट करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक तरह से। जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं इस तरह से, उसी तरह से ये भी मूवमेंट करते हैं। तो ये क्योंकि साइज में छोटे होते हैं तो इसलिए ये दिखाई नहीं देते हैं। और इसी तरह से जो एस्टेरॉइड होते हैं, इनकी एक बेल्ट होती है ग्रहों के बीच में, जो कि आपने देखा होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो ये जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड ये सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये उल्कापिंड पृथ्वी के पास आकर उस पर गिरते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा वो जो आपको रोशनी दिखाई देती है और आप कहते हैं टूटता हुआ तारा, वो मीटियोरॉइड्स ही होते हैं, उल्कापिंड ही होते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह पर आते आते क्या होते हैं, बीच में ही जल जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। इसको हम एक तरह से शूटिंग स्टार कहते हैं। तो आपने अक्सर इसको देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा, बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। तो ये कहाँ पर है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर आप देखें मैप में, तो यहाँ पर देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इधर है रशिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये समुद्र है, पूरा ये समुद्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बीच वाली जो समुद्र की जो लाइन आप देख रहे हैं, यहीं पर है आपकी क्या, बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट। जो पतली सी ये जलराशि होती है इसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेट कहते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट से ये क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे क्या है, नीचे पूरा आपका पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन है। तो आर्कटिक को पैसिफिक से कौन जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई विशेषताओं से वनस्पति की पहचान करें। आइडेंटिफाई द वेजिटेशन बाय द फीचर्स गिवन बिलो। तो 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसमें पहचान करना है हमें ये किस वनस्पति के बारे में बात की गई है, किस वेजिटेशन की बात हो रही है। तो इसमें सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये जो स्पेशलिटी बताई गई है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की बताई गई है कि ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और सुंदरी इस वनस्पति के वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो तीनों ही जो हमारी जो विशेषताएं हैं वो हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की, मैंग्रोव वनों की। तो मैंग्रोव वन जो हैं ये ऐसे झाड़ी या फिर पेड़ ऐसे होते हैं जो कि खारे या फिर अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। यानी कि आप कहें कि
जो मीठा और खारे पानी का जो मिश्रण होता है ना, उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये अक्सर ऐसे तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है। जैसे कि गंगा नदी जहाँ पर सागर में मिलती है, तो वहाँ पर ये सिचुएशन बनती है ऐसी, तो वहाँ पर ये वन आपको मिलते हैं। तो कुछ ऐसे वहाँ का एरिया होता है, हमेशा पानी भरा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ये मैंग्रोव वन आपको उगते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरह से ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है, तो वहाँ पर ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट वन। तो जलवायु के बारे में जो दो कथन है, इसमें सही और गलत चुनना है। तो सही आंसर अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज़ ट्रू और बी इज़ फॉल्स। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जलवायु औसत मौसम की स्थिति के बारे में है, जिसे कई वर्षों में मापा जा सकता है। तो जलवायु जो होती है बेसिकली कई सालों को एक तरह से मेज़र करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस एरिया की जो जलवायु है वो इस तरह की है, या फिर इस एरिया में जो जलवायु पाई जाती है वो इस तरह की पाई जाती है। लेकिन जो मौसम होता है वो हर दिन बदलता है, मौसम हर दिन बदलता है, लेकिन जो जलवायु है वो सालों में उसका कह सकते हैं मेजरमेंट किया जाता है। सालों के एक्सपीरियंस से उसको मापा जाता है कि इस क्षेत्र की जलवायु इस तरह की है। दूसरा है, किसी स्थान की जलवायु समुद्र से उसकी दूरी और उच्चावच से ही प्रभावित होती है। ओनली बात कर रहे हैं दो चीज़ों की, कि दूरी और उच्चावच से ही प्रभावित होती है सिर्फ जलवायु जो होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जलवायु है वो 4 चीज़ों से प्रभावित होती है। जैसे कि उस स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ पर ये उसकी लोकेशन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी उसकी कितनी है, और उच्चावच पर ये निर्भर करती है किसी भी स्थान की जलवायु। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें भारत की जलवायु का, तो भारत में हमें तरह तरह की जलवायु मिलेगी। तो जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में हम देखें, जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म रहता है, जबकि लद्दाख का जो द्रास है और कारगिल है उसमें बर्फीली ठंड पड़ती है। अगर हम कोस्टल रीजन को देखें, जैसे कि समुद्री इलाके होते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, इनकी जलवायु मध्यम होती है, यानी कि ना तो वहाँ पर ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो समुद्र तट पर होने के वजह से ये स्थान बहुत आर्द्र होते हैं। और विश्व में सबसे अधिक बारिश की अगर हम बात करें तो वो होती है मौसिनराम में, मेघालय के मौसिनराम में। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ की बारिश जो है ना के बराबर होती है, जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जो बारिश होती है, एक तरह से हम कहेंगे हमारे जो भारत में जो कृषि होती है वो बारिश पर ही डिपेंड करती है। तो अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा और एक सुंदर फसल। तो देखो क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बारिश होती है मानसून पर आधारित होती है, वो मानसून बेस्ड होती है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ की फसलें होती हैं, जो कृषि होती है, वो भी मानसून पर ही निर्भर करती है कि कैसी फसल होने वाली है। तो बारिश अच्छी होगी तो अच्छी फसल होगी, और बारिश अगर नहीं होगी अच्छे से तो फसल भी नहीं अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और कोहरे जैसी घटना वायुमंडल की किस परत में होती है? फिनोमिना लाइक रेनफॉल एंड फॉग ऑकर्स इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर? तो बेसिकली एटमोस्फेरिक जो लेयर्स होती है उनमें ये पूछा जाता है कि ये वाली घटना कौन सी लेयर में होती है। बेसिकली यही चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे ही क्वेश्चन आता है। तो वर्षा और कोहरे जैसी घटना जो है बेसिकली मौसम से संबंधित है, और मौसम से संबंधित घटनाएं जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में होती है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं, हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि किसमें कौन सी घटना होती है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। आप बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हैं। तो देखो क्षोभ मंडल में क्या होता है, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि यानी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। समताप मंडल सेकंड परत है क्षोभ मंडल के बाद की, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, बादल भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श मानी जाती है। तो इसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है, और इसमें ओजोन गैस की भी एक लेयर होती है। तो 2 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लेयर है मध्यमंडल, जो बिल्कुल बीच की परत है, तीसरी परत है वायुमंडल की, और इसमें उल्का पिंड जल जाते हैं। जो टूटता हुआ तारा आप देखते हैं वो होते हैं उल्का पिंड, और वो उल्का पिंड इसी लेयर में आकर के जल जाते हैं, जो आपको टूटते तारे के रूप में दिखाई देते हैं। फिर है बाह्य वायुमंडल, ये चौथी परत है वायुमंडल की, और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आयन मंडल भी इसी लेयर का एक पार्ट है, और ये रेडियो प्रसारण में मदद करती है, जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है इसकी हेल्प से होता है। लास्ट जो लेयर है, सबसे बाहरी जो परत है, वो है बहिर्मंडल, और ये पतली परत है वायु की, और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों पर कथन ABC पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, इसमें पहचानना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी।
तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, बी और सी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। तो ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगी, बाकी दोनों सही हैं। तो देखो अवसादी चट्टानें जो हैं जब गर्मी और दबाव के अधीन होती हैं तो आग्नेय में बदल जाती हैं। अभी मैं आपको ये रॉक साइकिल दिखाऊंगी, उसमें देखेंगे और अच्छे से इसको। तो अवसादी तो देखो ये आग्नेय शैल बनी, जैसे कि ये लावा ठंडा हुआ तो आग्नेय शैल बन गई, आग्नेय से फिर अवसादी बनती है, तो अवसादी से वापस आग्नेय नहीं बनती हैं। ध्यान रखेंगे, अवसादी से वापस आग्नेय नहीं बनेंगी, ये सेडिमेंट्स होते हैं और इससे फिर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है ये चट्टानें पृथ्वी की प्रपट्टी पर और पृथ्वी की प्रपट्टी के अंदर गहराई में पाई जाती हैं, तो बात बिल्कुल सही है। प्रपट्टी पर तो पाई जाएंगी क्योंकि बाहर जो लावा ठंडा हो जाता है उसके बाद आग्नेय बनती है और आग्नेय के बाद आपकी जो ये चट्टानें हैं आपकी आग्नेय ये बनती है, सॉरी जब लावा ठंडा होता है तो उसके बाद आग्नेय चट्टानें बनती हैं, आग्नेय के बारे में बात हो रही है ना। तो और अगर बात करें ग्रेनाइट और बेसाल्ट की तो ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो बी और सी बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो रॉक साइकिल आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले जो मैग्मा होता है ये जब चट्टानों के अंदर ये होता है लिक्विड फॉर्म में तो मैग्मा कहलाता है, बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। लावा जब ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनती है, यानी आग्नेय चट्टानें बनती हैं, जिनके बारे में हमसे पूछा गया है। अब देखो आग्नेय चट्टानों से ही हमारे सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट से रॉक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वापस सेडिमेंट या फिर सेडिमेंट्री रॉक से वापस इग्नियस रॉक बनती है कि नहीं, आप देखो साइकिल में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये वापस इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय चट्टान नहीं बनती है अवसादी शैलों से। तो ये इसलिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है, ऑलमोस्ट सभी आपकी ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है इसमें। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। जो ये फर्स्ट है स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, बाकी सभी सही हैं। अब देखो ये जो है ना ये क्यों गलत है, यहाँ दक्षिण में काराकोरम पर्वत और उत्तर में जास्कर पर्वतों से घिरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है। उत्तर में इसके काराकोरम है, यानी कि देखो इस तरह से, मतलब इस तरह से भी मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगी इसकी। ये काराकोरम पर्वत है और यहाँ पर है जास्कर पर्वत और यहाँ पर ये लद्दाख रेंज भी है और लद्दाख एक तरह से वो जो हमारा यूटी है वो भी पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा लद्दाख का मैप, तो ये पूरा जो एरिया है ये लद्दाख का है। और यहाँ पर देखो काराकोरम रेंज कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो एक तरह से हम कहेंगे नॉर्थ एरिया में पड़ती है काराकोरम रेंज, इसके नॉर्थ में पड़ती हैं, ऊपर है ना तो ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा। और यहाँ पर पड़ती हैं ये जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, जास्कर रेंज यहाँ पर पड़ती है और एक लद्दाख यूटी के नाम से ही लद्दाख रेंज यहाँ पर है। तो जो ये हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है यहाँ पर, बाकी सभी इसमें सही हो जाएंगे। तो क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा था तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर लद्दाख के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगर हम इसकी ज्योग्राफी को देखें लद्दाख की तो ऊपर देखो काराकोरम रेंज मिलेंगी, ये मैंने बता दी है। नीचे है इसके क्या जास्कर रेंज, नीचे पड़ता है क्या लद्दाख। तो लद्दाख का पूरा वैसे तो एरिया ये है, लेकिन लद्दाख रेंज की बात करें तो बिल्कुल बीचों बीच पड़ती है इनके। तो इसके देखो यहाँ से लद्दाख से इंडस रिवर फ्लो होती है, सिंधु नदी बहती है इस एरिया से। और लद्दाख में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसमें मुख्य जो है गंगरी ग्लेशियर है। देखो गंगरी से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे गंगोत्री तो नहीं है कहीं ये, तो गंगोत्री अलग है, ये है गंगरी ग्लेशियर। तो गंगरी ग्लेशियर जो है यहाँ पर पाया जाता है लद्दाख में और हाई अल्टीट्यूड पर ये पाया जाता है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई है इसकी समुद्र से। क्योंकि देखो हम कोई भी जो ज़मीन की ऊंचाई मापते हैं वो सी लेवल से मापते हैं। मैंने आपको ये ज्योग्राफी में पढ़ाया था, वैसे आप मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस देख सकते हैं। तो सी लेवल यानी समुद्र का पानी है, ये समुद्र का पानी से हम सी लेवल को मापते हैं, ये होता है 0। अब इससे जितनी भी ऊंचाई होगी ना उसको हम कंसीडर करेंगे कि इसकी जितनी भी ज़्यादा उसकी ऊंचाई होगी उसको हम क्या कहेंगे, अधिक ऊंचाई है इसकी। तो अब जैसे ज़्यादा ऊंचाई होगी ना जहाँ पर भी, वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंड मिलेगी, वैसे ही यहाँ पर भी है ठंड। और यहाँ पर पर्वत है, पर्वत ही पाए जाते हैं तो और भी ज़्यादा ठंड है पर्वतों पर दो। और इसके अलावा वर्षा छाया क्षेत्र, देखो वर्षा छाया क्षेत्र क्या होता है, रेन शेडो एरिया, जहाँ की बारिश नहीं होती या फिर बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ पर लिटिल रेनफॉल है, 10 सेंटीमीटर जितनी कम यहाँ पर बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। एक तरह से रेगिस्तान में देखो, रेगिस्तान तो सूखा हम कहेंगे ड्राई डिजर्ट है, मतलब कि हॉट डिजर्ट है, सॉरी हॉट डिजर्ट कहेंगे उसको हम। लेकिन लद्दाख जो है कोल्ड डिजर्ट है, ठंड भी पड़ती है और बारिश भी नहीं पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसको कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं और तेज़ धूप का अनुभव होता है। तो ठंडी हवाएं बहती हैं यहाँ पर और तेज़ धूप देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस मार्ग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 शहर दिए हैं, महानगर हम कहेंगे इनको, बड़े शहर हैं। तो कौन से महानगरों को ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को ये एक्सप्रेस वे जो है कनेक्ट करता है। चतुर्भुज इसको इसलिए कहा जाता है, एक तरह से क्या है, इसके चतुर्भुज की आकृति ये बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की शेप तो नहीं है ये, तो यहाँ पर मैप पे दिखा दिया गया है बस ऐसे ही, बिल्कुल इस तरह चतुर्भुज नहीं बनाता, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको ये बड़े शहर दिख रहे होंगे, यहाँ क्या है, दिल्ली है, यहाँ कोलकाता है, यहाँ मुंबई है, यहाँ चेन्नई है। तो इन चारों शहरों को ये जोड़ता है ये हाईवे यहाँ से, और ये एक तरह से देखो चतुर्भुज बना रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस वे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो यही शहर हमारे हैं फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब, तो वजह बतानी है हमें कब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो आपको बताइए पानी भी जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, जब पानी मूवमेंट करेगा तो तरंगे पैदा होती है, वेव्स आपने देखा होगा समुद्र की वेव्स। तो वेव्स की अगर बात करें तो जब समुद्र की सतह पर जल लगातार ऊपर उठता है और गिरता है वे तरंगे कहलाती हैं। तो जब देखो जब हवा बहेगी किसी भी दिशा से, तो पानी क्या है, पानी को भी पर भी वो दबाव बनाएगी, तो उससे क्या होता है, हवा से तरंगे बनती हैं। और अगर बात की जाए, देखो तूफान आता है तो तूफान में आपको पता है हवा काफ़ी स्पीड से चलती है, तो तूफान के दौरान बहुत तेज़ गति से चलने वाली हवाएं विशाल तरंगे बनाती हैं, मतलब बड़ी बड़ी तरंगे बनाती हैं अगर तूफान आ जाता है तो अगर हम बात करें भूकंप की, मान लो कभी भूकंप आ जाता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, वो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है या तो फिर अर्थक्वेक आ जाता है, तो और पानी के नीचे भूस्खलन हो जाता है, जैसे कि क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिससे कि विशाल तरंगे आती हैं, बहुत ऊंची ऊंची तरंगे आती हैं, कितने कितने मीटर ऊंची तरंगे आती हैं। तो कुछ तो होती हैं जो नॉर्मल तरंगे उठती रहती हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी जो विशाल तरंगे आती हैं वो एक तरह से विनाश का कारण बनती है। तो ऐसी ही तरंगे हैं जो कि कहलाती हैं सुनामी। तो सुनामी जो है वो समुद्र में उत्पन्न होने वाली 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे होती हैं, जो कि ज़बरदस्त तबाही मचाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये तबाही मचाती है। 15 मीटर आप समझ सकते हैं, हमारी हाइट से भी काफ़ी ऊंचा होता है। तो जब ये तरंगे उठती हैं तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं ये। तो इस तरह की एक खतरनाक सुनामी जो आई थी वो आई थी 2004 में हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जो भी कोस्टल रीजन के जो स्टेट्स थे वो अफेक्ट हुए थे, और वहाँ पर काफ़ी तबाही इसने मचाई थी सुनामी में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।